पेपर है 2026 का क्लास 9 का। इसका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। इसके 32 मार्क्स हैं और इसमें 8 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज अलॉन्ग विद 3 यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? एनीथिंग मेजरेबल या एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। सही है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना, 3 के नेम लिखने हैं और उनके यूनिट लिखने हैं। कोई से भी आप लिख सकते हैं। हमने कौन से लिखे हैं? फोर्स, डेंसिटी, स्पीड। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसका डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब और स्पीड का मीटर पर सेकेंड। बस ये इसका आंसर है। ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसके आंसर शॉर्ट होते हैं। देखिए बस सिंपल डेफिनेशन और 3 पॉइंट्स। इसके 3 मार्क्स है, इसका 1 मार्क, तो 4 मार्क्स बन गए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विद सूटेबल एग्जांपल्स। स्पीड और वेलोसिटी में जो है ना डिफरेंशिएट करना है। और अंडर व्हाट कंडीशन इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वल। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब इक्वल होती है? तो पहले स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड जो है ना डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। किस कंडीशन में ये जो है ना इक्वल होंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये तब इक्वल होंगे जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इसकी एग्जांपल्स भी देनी है ना, सूटेबल एग्जांपल्स। तो स्पीड की एग्जांपल में आप लिख लें कि अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी में लिख लिया कार मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ या साउथ। इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करें, इस पर डायरेक्शन मेंशन ना करें। इसमें क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं होती, स्केलर होता है और ये वेक्टर है। तो बस 2 डिफरेंस काफ़ी थे और इस तरह इसकी एक एग्जाम्पल और एक ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। रेडियस हमारे पास 4 मीटर है और मास हमारे पास 2 kg है। विथ कांस्टेंट स्पीड है और सर्कल में मूव कर रही बॉडी। इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 100 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है? 100 न्यूटन है। तो फाइंड करना है स्पीड। व्हाट इज कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। स्पीड मतलब कि ये v फाइंड करना है। तो ये r ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आ गया, v² बन गया। अब r, f और m की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लेंगे। m की 2, r की 4 और इसकी 100। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली और अब इनको 4 इंटू 100 कर लेंगे डिवाइड बाय 2, तो इसे 200 आ जाएगा। v² हमारे पास 200 आ गया, लेकिन हमें तो v चाहिए, v² नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे ले लिया। v हमारे पास आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसके सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करना है और एक्सप्रेस दिस लॉ फॉर कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज ऑफ मास m1 m2, मासेस m1 m2। और फिर इसी मोमेंटम के लॉ को जो है ना एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मासेस m1 m2 के कोलिजन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है? टोटल मोमेंटम जो होता है ना आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा? जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और इसको शो कैसे करेंगे? इसको इस फार्मूले से शो करेंगे, बुक में है। और इसके आप डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वाली। ठीक है, m1 m2 मासेस वाली। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेक्टर f मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। एक वेक्टर f है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ। ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। शो दैट इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन बाय। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, अब ये शो करना है। तो हमें पता है ना कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एफ वाई बाय एफ के इक्वल होगा। ठीक है, और अब हमने इससे ये फार्मूला चाहिए, तो ये एफ ऊपर चला जाएगा, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, तो एफ वाई हमारे पास आ गया एफ साइन थीटा। बस इसमें सिर्फ ये करना था, सिंपल। और अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक ट्रांसलेशन में क्या होता है? नेट फोर्स हमारे पास 0 होता है और बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करती है। या डायनेमिक रोटेशन में क्या होता है? एक बॉडी जो है ना उसमें नेट टॉर्क 0 होता है और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में मूव करती है। पहले वाले का एग्जांपल पैराट्रूपर का एग्जांपल है, दूसरे का CD ले लेते हैं एग्जांपल में। तो ये तो सिंपल, बस 2 टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो इसकी डेफिनेशन है मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ। अब है नेम द फोर्स दैट कीप सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। कौन सी फोर्स जो है ना सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में कीप रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको रखती है, ठीक है, ऑर्बिट में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको ऑर्बिट में रखती है। वाई डज इट नॉट फॉल टू द अर्थ? तो ये सैटेलाइट अर्थ पे फॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी अपनी एक वेलोसिटी होती है जिसको हम टेंजेंटियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रही है ना। तो इसकी वेलोसिटी की वजह से जो है ना सैटेलाइट फॉल नहीं होती अर्थ पे, टेंजेंटियल वेलोसिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय e के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का की ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, बस सिंपल ये ऐसे ही इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स हमारे पास m a के इक्वल होता है s हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? v² माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई तो इसकी जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v² डिवाइड बाई 2a बच जाएगा। v² को हम v भी लिख सकते हैं, तो v² डिवाइड बाई 2a आ गया s की जगह, ठीक है। तो s और f की वैल्यू हमारे पास आ गई है और वर्क का फार्मूला ये है f इंटू एस। तो f और s की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लेंगे, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब a की कटिंग हो जाएगी m और नीचे 2 बच गया, v² ऊपर बच गया, तो 2 को तो हम 1 के नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और m और v² एक साथ ले लेते हैं, तो ये डिराइव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोवाइड्स 160 जूल ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन, ये एनर्जी आउटपुट है, प्रोवाइड क्योंकि प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन 800 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाई टू इट, एक बल्ब है ना, जब उसको हम सप्लाई करते हैं, इनपुट देते हैं 800 जूल एनर्जी, तो वो हमें कितनी देती है? 160। तो आउटपुट को लोग एनर्जी आउटपुट को ऊपर लिखेंगे, एनर्जी इनपुट को नीचे लिखेंगे। एफिशिएंसी फाइंड करनी, एफिशिएंसी का ये फार्मूला है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एनर्जी आउटपुट एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इनकी वैल्यूज हमने पुट की है, तो इससे 20% आ जाएगा। एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस एंड इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। 4 चीज़ें डिफाइन करनी है और इनके 4 नंबर, मतलब कि हर डेफिनेशन का एक नंबर है। तो स्ट्रेस तो हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका F/A, ठीक है, ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो इसका ये फार्मूला है। अब आ जाते हैं यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस हमें पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, या द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन भी आप लिख सकते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? इलास्टिक लिमिट जो है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी कैन टेक एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। अगर बॉडी कितनी स्ट्रेस ले रही है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी ले रही है, जिसके बाद जो है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकती है, ठीक है, तो उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद जो है ना फिर बॉडी नहीं आएगी अपनी ओरिजिनल शेप में इलास्टिक लिमिट के बाद। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, हाउ टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अफेक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका फार्मूला ये है। अब कह रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ और क्रॉस सेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी पे, तो इसका फार्मूला ये टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं, एरिया और लेंथ, तीनों चीज़ें ये वाली आई हुई हैं फार्मूले में। अब इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ज़ाहिर बात है दोनों ऊपर हैं, तो ये अगर इनको हम इंक्रीज़ करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे एरिया, और जब इफ़ इंक्रीज एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस देन द थर्मल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और लेंथ के बारे में हम क्या कहेंगे? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ देन थर्मल कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। अच्छा, हायर, जब हम एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस हायर होगा तो हमारे पास मोर हीट फ्लो होगा, और अगर हमारे पास लेंथ जो है ना हमारे पास ये हायर है तो हमारे पास लेस फ्लो होगा, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है।